क्लास 10th के साइंस के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। और ये नया मॉडल पेपर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछा गया, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। तो आज की इस क्लास में चूंकि सभी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आज के एक ही क्लास में हम लोग आपके 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे। आपको अंत तक बनकर एक एक प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि एक ही क्लास में टोटल हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं शुरू में बता दिया कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं मॉडल पेपर की चर्चा इसलिए आपके लिए हमेशा लेकर आ रहा हूं सभी सब्जेक्ट का, ताकि आपके अंत समय में सभी सब्जेक्ट का शानदार रिवीजन हो। और उसके साथ साथ इसमें सिर्फ वीवीआई प्रश्न को सेट किया गया है, तो यहां से तमाम प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो 80 प्रश्न है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, तो एक एक क्लास को पेशेंस बनाकर बिल्कुल एग्जाम में समझिए आप सॉल्व कर रहे हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। एक एक प्रश्न का आंसर आपको दिमाग में सोचना और कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। और जो भी आंसर नहीं मालूम होगा तो मैं सभी का सही आंसर बताऊंगा, तो आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न की शुरुआत करेंगे। प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। सभी छात्र इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा सर कि जब सूर्य का प्रकाश वहां से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। आप पढ़े होंगे कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वह कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, प्रकाश के जिस वर्ण का तरंग दैर्ध्य वह अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो किसका प्रकीर्णन वही पूछता कि कम होता है, तो लाल का। लेकिन पूछा था अधिक, तो नीला, क्योंकि नीला का जो तरंग दैर्ध्य वह है कम होता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो दूसरा नंबर प्रश्न तो आपके क्वेश्चन बैंक से उठाकर छाप दिया गया है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब बिल्कुल सही सही दे पाते हैं। जल्दी से सभी छात्रों को इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। तो जितने भी स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है कि सर ऑप्शन ए ऑप्शन ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी शानदार चल रहा है, 50 हर्ट्ज। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमांक लीस्ट काउंट कितना है। अल्प मापांक निकालने का फॉर्मूला आपको विद्युत चैप्टर में पढ़ना है। तो वहीं पूछा है कि किसी अगर वोल्ट मीटर स्केल पर 0 से लेकर 1 के बीच में 20 विभाजन है, तो उसका अल्प मापांक अर्थात कि लीस्ट काउंट कितना होगा। जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट, तो आपका बिल्कुल सही है आंसर। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे देखिए पूछ रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। अर्थात कि यही पूछा कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होगा। माइक्रो एम्पियर से आपको एम्पियर में बदल देना है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए 1 एम्पियर होता है, उससे छोटा होता है 1 मिली एम्पियर। एम्पियर से क्या छोटा होता है, मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 1/1000 एम्पियर, अर्थात कि आपको 10 के पावर -3 एम्पियर। तो वही प्रश्न पूछता है कि इसको 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर, तो याद रखिए 10 के पावर -3 होता है। लेकिन यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा है कि माइक्रो एम्पियर, तो मिली एम्पियर से भी छोटा होता है माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर से भी छोटा होगा। और इसमें कितना होता है, 1/1 पर कितना जीरो, 6 जीरो, 3 4 5 और 6 जीरो, अर्थात कि ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6 एम्पियर। तो दो सवाल का जवाब आपको याद रखना, क्योंकि दोनों पूछता है कि अगर पूछेगा कि 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होगा, तब आंसर होता 10 के पावर -3। लेकिन पूछा था कि 1 माइक्रो एम्पियर तो कितना होगा, 10 के पावर -6। तो देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसा प्रश्न गलत नहीं करना है परीक्षा में। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। मैं शुरू से बोल दिया हूं कि जितने छात्र अंत तक बनकर 80 प्रश्न का जवाब देंगे, जो नहीं मालूम होगा उसको याद करते जाएंगे, तो उनका देखिएगा कितना ज्यादा यहां से सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में मिल जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है सर। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, तो चला आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आपका तैयारी समझिए बिल्कुल शानदार चल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे छठा नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट में। तो चूंकि उदासीन तार पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काला। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो 7 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है इस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। अर्थात कि ये चारों ऑप्शन में से चारों ये डिवाइस दिया गया, युक्ति दिया गया है, तो पूछ रहा है कि इसमें से विभक्त वलय दिक् परिवर्तन दिशा परिवर्तन का कार्य किस युक्ति में करते हैं। तो देखते हैं कितने छात्रों का सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में आता है। तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मैं शुरू में बोल दिया, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि मॉडल पेपर अंत समय में बार बार आपको पढ़ना चाहिए। जो भी ऑथेंटिक मॉडल पेपर है मार्केट में आए हो तो सभी उसका काम हम आपको आसान कर दे रहे हैं। आपको मॉडल पेपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख रहे लगातार मैं आपके लिए मॉडल पेपर का क्लास लेकर आ रहा हूं। अगर इतना क्लास आप देख लेते हैं तो मॉडल पेपर आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक मार्केट में मॉडल पेपर वो सभी हम आपके लिए चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे आपका पूरा 100% सिलेबस का रिवीजन होगा और यहां से प्रश्न तो खूब आएंगे। तो क्या आपसे पूछा था कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जल में होता है स्थितिज ऊर्जा, उसे वो बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे आपसे पूछ रहा है सर कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। टेक्स्ट बुक में बार बार आपको सजेस्ट करता हूं जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। क्या पूछा आपसे कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो आप याद किए होंगे ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न का तो आंसर किसी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं आपकी तैयारी केमिस्ट्री का किस स्तर का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। ध्यान से प्रश्न को समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या पूछा सर आपसे कि कौन इसमें से बूझा हुआ चूना है। ध्यान से देखिए, जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। CaCO3 क्या होता है, बूझा हुआ चूना। और वहीं पे CaO क्या होता है, तो इसे बोलते हैं सिर्फ चूना, अर्थात कि बिना बूझा हुआ चूना। तो बिना बूझा हुआ चूना पूछता है तो CaO। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu में दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अर्थात कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है केमिकल रिएक्शन, पूछ रहा है कि चारों में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये सीधे बुक से प्रश्न है, NCERT प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच संभवतः होगा। मैं बोल दिया, देखिए अगर पूरा अंत तक आप देखेंगे तो आपका पूरा साइंस का थ्योरी आपके दिमाग में घूम जाएगा एक बार, क्योंकि सभी चैप्टर से प्रश्न मिल रहे हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर से, और उसके साथ साथ जो VVI प्रश्न है वहीं आ रहा है। जल्दी से बताएंगे कि कोई हम विलयन बनाए हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान, तो कहिएगा सर अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका मतलब वो अम्ल है, एसिड है, और एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से इसमें कम एक ही दिया गया है, ऑप्शन ए 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। आगे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड, आपसे क्या पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। अर्थात कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में। टमाटर में आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, जो भी नहीं मालूम है याद करते चलिएगा, क्योंकि जो भी छात्र स्टॉपर सीरीज के सभी वीडियो देख रहे हैं उनका एग्जाम समझिए बिल्कुल आसानी से बीतेगा, चाहे वो कोई भी परीक्षा आने वाला परीक्षा हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो, यहाँ से तमाम प्रश्न आप छाप कर चले आएंगे अगर सभी प्रश्न याद करके जाते हैं। तो क्या होता है 14 नंबर का राइट आंसर पूछा था कि सबसे अधिक, तो के हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न पिछले मॉडल पेपर में भी शायद मिला था। कह रहा है आपसे कि एक्वा रेजिया अर्थात कि रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। आप एक्वा रेजिया रॉयल जल अर्थात कि अम्ल राज के बारे में पढ़े होंगे, तो पूछ रहा है कि उसमें किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। इसका राइट आंसर सर याद रखेंगे ऑप्शन सी 3:1। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न से आपकी तैयारी की पता चलेगा कि 16 नंबर प्रश्न का आप सही सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। प्रश्न आपसे ये दिया है एक प्रक्रियात्मक समूह, यहाँ पे सी है, एक सिंगल बॉन्ड H से बना रहा है, डबल बॉन्ड O से। कह रहा है कि इसका प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। जो भी छात्र
छात्र कह रहे हैं कि सर एल्डिहाइड है इसका प्रक्रियात्मक समूह, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समझिए आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पे कमांड है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। देखिए अच्छा प्रश्न आता है तो पढ़ने में भी और पढ़ाने दोनों में मन लगता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा है कि जब CO2 गैस को अर्थात कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग जल में घोल देंगे तो उसका विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो ये कैसा होता है, अम्लीय, तो अम्लीय होगा तो इसका पीएच मान कैसा हो जाएगा सर, 7 से कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। प्रश्न क्या पूछा कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा विरंजक चूर्ण का यहाँ पे कौन सा केमिकल फॉर्मूला है। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी पे विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र दिया गया है। आगे बढ़ेंगे सर 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऐसा न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है कि एक ए मीटर का परिसर रेंज 0.3 एम्पियर है और उस ए मीटर के स्केल पर डिवीजन संख्या 30 है, तो उस ए मीटर का अल्प मापांक। देखिए अल्प मापांक अर्थात कि लिस्ट काउंट निकालना आपको पढ़ना है, तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से ए मिल गया कि हाँ इसको हमको अब जैसे ही क्लास खत्म होगा तो बुक निकाल कर देख लेंगे एक बार फॉर्मूला। यही होता है पढ़ने का शानदार तरीका। क्या होगा सर, तो 0.001 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए। सीधे सीधे एनसीईआरटी से प्रश्न उठाकर छाप दिया है। कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक चमकदार तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर जितने छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन ए सोडियम, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है, कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न है। बताइएगा ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो सर याद रखेंगे C6, तो कितना होगा 6 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया था। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। अर्थात कि आपसे क्या पूछा कि भ्रूण को मां के रुधिर से जो पोषण मिलता है उसके लिए कौन सी विशेष संरचना जिम्मेदार है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया है, बायोलॉजी से प्रश्न था। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न तो बड़ा ही आसान है। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है, लगभग में पूछ रहा है कि कितना होगा। इसका आंसर किसी स्टूडेंट का भी गलत नहीं आना चाहिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी छात्र देख रहे हैं कितने छात्रों का आंसर सही आता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो बिल्कुल सही, लगभग सभी छात्र सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन सी सबका आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे सर 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। इसमें ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाणु इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने संयोजक आबंध है, यही आपसे पूछा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र आप पढ़े होंगे C3H8 होता है, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है आपको बताना है। तो इसमें कितना है सर 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का, ये आपको जरूर याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु साइज पे क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु त्रिज्या, उसके साथ उसके द्रव्यमान पर, सभी आप एक बार देख कर रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि बाईं से दाईं पूछ रहा है तो घटता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, घटता है। 27 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, अर्थात कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऊर्ध्व स्तंभ कितने हैं, तो 18, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी 18 इसका राइट आंसर होगा। एक एक प्रश्न याद करते चलिए, नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि यहां से खूब प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक छात्र जांच परख नली के लिए लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के
तनु विलियम में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर आपको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलियन दिए हैं और उसमें आप सार्वभौम कोई भी सूचक लेकर कुछ बूंद मिला देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देता है सर? नीला। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। आपके केमिस्ट्री और एनसीईआरटी बुक से सीधे सीधे प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं कितने छात्र सही सही कमेंट कर पा रहे हैं। पूछा है कि जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो बिल्कुल सही, जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑप्शन सी चमकीला उजाला, तो आपका आंसर चला बिल्कुल सही है, चमकीला उजाला इसका राइट आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है आपके केमिस्ट्री से। कह रहा है फिर कि एक जांच परख नली के लिए 1 बिलियन में एक लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में कौन सा बिलियन था। ये प्रश्न देखिए एनसीईआरटी जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसी से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। परीक्षा में भी वहीं से सभी प्रश्न सेट किया गया है। एक लोहा के कील को हम डुबाते हैं और उसका बिलियन का रंग जो है परिवर्तित हो गया। तो बिलियन कौन सा था? तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है CuSO4 था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर, सभी बुक से प्रश्न है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, स्फाइग्नोमैग्नोमीटर से हम लोग रक्त दाब मापते हैं। आगे देखिएगा 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्तस्राव के मार्ग को रक्त के थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। जानते हैं रक्त में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लसिका सब पाया जाता है। तो कह रहा है कि इस चारों में से कौन सा है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। देखिए 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या आवश्यक है। अर्थात कि अगर अवंटू ग्रंथि को हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएंगे तो उसके लिए क्या आवश्यक है। तो उसके लिए सोडियम, आयोडीन, फास्फोरस सभी आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मैं शुरू में ही बोल दिया कि पूरा अगर अंत तक आप देखेंगे तो पूरे साइंस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर एक चैप्टर से प्रश्न है। इसी रिवीजन के लिए तो हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं और जो उस सभी में बुक में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वही यहाँ पे आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। पूछा था आपसे प्रश्न कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो जितने छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी, तो आपका बिल्कुल सही है, अनुमस्तिष्क। आगे बढ़ेंगे सर 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। अर्थात कि आप में नर हार्मोन, पादप हार्मोन और उसके कार्य को पढ़ना है। तो वहीं कह रहा है कि पादप हार्मोन जो आप साइटोकाइनिन के बारे में पढ़े हैं उसका क्या काम है, किस चीज में वो सहायक है, आपको बताना है। तो ये होता है तन्ने के वृद्धि के लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये तो आसान सा प्रश्न था, मुकुलन। हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? मुकुलन विधि से। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है सर। तो ऑप्शन सी देखिए, पुंकेसर क्या बनाता है? परागकण बनाता है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आंसर देखिएगा, पूछा कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या नहीं होता है मादा जनन तंत्र में? शुक्रवाही का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन मेंडल ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 40 नंबर प्रश्न पढ़िए और सभी स्टूडेंट का इसका आंसर बिल्कुल सही सही आना चाहिए। पूछ रहा है कि गुणसूत्र से प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। अर्थात कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा पाया जाता है, यही आपसे पूछा है। स्त्रियों में क्या पाया जाता है? तो XX राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पुरुष में पूछता तो क्या होता है? XY। फिलहाल इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। तो देखिए एग्जाम हॉल में आपको मात्र OMR सीट मिलेगा, इसी तरह 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें से कोई भी 40 आपको बना देना है, बस आपका 40 में 40 मिल जाएगा। और जो 40 आपको नहीं आता होगा
उसे आप छोड़ देना है। लेकिन इसमें से कौन सा 40 आएगा, तो इसके लिए आपको पूरा 80 प्रश्नों को समझ के रखना पड़ेगा। मैं शुरू में ही बता दिया, चूंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में काफी कम समय है, तो इसीलिए छोटे छोटे क्लास से काम नहीं चलेगा। तो जो भी हम लोग लेंगे तो उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में पूरे हम लोग समाप्त कर देंगे, ताकि यहां से कोई भी प्रश्न आए तो आपसे गलत नहीं होता। 41 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, यही पूछा है। तो इसको एक ही कारण होता है कि क्लोरोफिल को घुल जाए ताकि उसमें, इसीलिए इसको ऐसा करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। आगे 42 नंबर प्रश्न आपसे 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना, एक्स कितना गुना पे हम लोग देखते हैं, ये आपसे पूछा है। तो 10x, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर प्रश्न आपसे फिर पूछा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये तो कितना बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सर याद रखेंगे सिनेपस कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स, ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला से प्रश्न है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से सही सही आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो याद कर लेंगे, ऑप्शन बी। घास, बकरी और मानव के बीच में क्या बन रहा है, आहार श्रृंखला। क्योंकि देखिए घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। शानदार प्रश्न है, आपको बताना है कि गोलीय जो दर्पण होता है उसके प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है सर। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक, ये गोलीय दर्पण के द्वारक का परिभाषा ही पूछ दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल आंसर सही है। 46 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। सभी देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण पूछ रहा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो F बराबर क्या होता है सर, R/2। F बराबर क्या होगा, R/2। तो वक्रता त्रिज्या दिया है 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16 और कह रहा है उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, +16 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न आ रहा है। पूछ रहा है कि यही सब प्रश्न देखिए बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं, इसे ही हम बोलते हैं VVI प्रश्न। क्या पूछा कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है और उसका आवर्धन जब हम निकाल रहे हैं, H2/H1 जब हम निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा। क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है तो वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने छात्रों का सही आंसर आता है। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है अधिकांश अपवर्तन, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। कि सोलर सेल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन। उसका जो प्लेट पे होता है उस पे किसका उतार के जैसा रहता है, उस किस धातु से बनाते हैं, सिलिकॉन से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। आपको बताना है कि कौन इसमें लवण है, यही आपसे पूछ रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि K2SO4, तो आपका बिल्कुल सही है। इसमें लवण क्या है, K2SO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। आपसे क्या पूछा है कि इसमें सबसे, ऑप्शन आप देखिए और आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। तो यूरेनियम। देखिए ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम जो है इसमें चारों में सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सर 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो बताना है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से प्रश्न है। तो जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी 7, तो आपका आंसर चला बिल्कुल सही। आपका तैयारी समझिए शानदार चल रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्या हैं। आपको बिल्कुल पढ़ना है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में किसे रखा गया है, द्वितीय वर्ग में किसे रखा गया है, मध्यम वर्ग में किसे रखा गया है। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए पे देखिए लिखा गया है अम्लीय धातु। याद रखिए, एक एक प्रश्न याद करते चलिए, क्योंकि यहां से देखिएगा 80 में से ही काफी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ध्यान से प्रश्न को समझकर आंसर कमेंट कीजिएगा।
क्या कि क्या पूछ रहा है, नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन में लिखा है कौन जो है इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन डी जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वायु, जल, मिट्टी सभी प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखेंगे 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताना है आपको कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अर्थात कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज हैं आपको बताना है। तो आप जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 ही नियम है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए जो 55 नंबर प्रश्न है ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, तो इसलिए सभी प्रश्न में बोला कि सिर्फ वीवीआई ही छाट छाट कर सेट किया गया है पूरे बुक से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का सामान्यतः किस में व्यक्त करते हैं, अर्थात कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, यही आपसे पूछा है किसमें हम लोग तरंग दैर्ध्य को नापते हैं सर, तो एंगस्ट्रॉम में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे आप पढ़े होंगे तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम में हम लोग नापते हैं। आगे बढ़ेंगे 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। 7 नंबर प्रश्न का तो किसी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, आपको सभी को इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है सर। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन सी सूर्य, तो आपका बिल्कुल आंसर राइट है, इसका सही है ऑप्शन सी। 58 नंबर प्रश्न भी आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बैंक से उठाकर छाप दिया गया है, कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। देखिए इस बिहार टॉपर सीरीज में जितना हम लोग मॉडल पेपर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत की चर्चा कर ली है, अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो साइंस में आपको 80 में से 40 बनाना है, हिंदी संस्कृत में 50 बनाना है, तो ये 40-50 तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएंगे। तो इसलिए लेकिन शर्त क्या है कि सभी क्लास को आप देखें, सभी ऑब्जेक्टिव को आप बार बार देखकर कॉपी तैयार किए, रिविजन किए, याद करके जाते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग आप देख रहे हैं जो भी छात्र जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं कि कितना हम लोग सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस और लगातार इसकी चर्चा करते जा रहे हैं। तो बताएंगे 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा सर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसे कुछ आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में यही रणनीति अपनाना है कि जो भी आसान मिले उसका आंसर पहले आपको ओएमआर शीट पे कलर करना है, उसके बाद ही जिस प्रश्न पे डाउट हो उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हरे पौधों में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। छात्र इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है सर, सुक्रोज के रूप में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 61 नंबर प्रश्न पूछा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, रंध्र। रंध्र का कार्य ही होता है कि गैसों का आदान प्रदान करना, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा राइट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, अर्थात कि सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। इसका होगा, इसमें देखिए चूहा का, इस चारों ऑप्शन के अनुसार चूहा का सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर प्रश्न पूछा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। पूछ रहा है कि सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के कचरा नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन हम लोग करते हैं, तो अमोनिया का भी करते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया का, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी 63 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये भी बड़ा शानदार प्रश्न, सीधे सीधे परिभाषा भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। न्यूरॉन को हम लोग तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए प्रश्न को पढ़िए, सीधे सीधे एनसीईआरटी का एक कथन उठाकर पूछ रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है, अल्फा कण है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसको उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, ऊपर मुखी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर मुखी। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना का दिष्ट धारा होता है या प्रतिवर्ती धारा, यही आपको बताना है, और कितना वोल्ट का होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट का वो प्रत्यावर्ती धारा होता है जो घर में विद्युत आपूर्ति जिसके माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए
हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। अर्थात कि हमको देखिए प्रश्न ध्यान से समझिएगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हमको सौर जल तापक अर्थात सोलर जो जल तापक होता है जल गर्म करने वाला उससे हमको गर्म जल प्राप्त करना है, तो इसका उपयोग हम किस दिन में नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले दिन में, क्योंकि बादल वाले दिन में सूर्य दिखाई नहीं देगा तो सौर जल तापक जल को गर्म नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ट प्रश्न था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बादल वाले दिन में। आगे बढ़ेंगे सर 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। देखते हैं कितने छात्र इसका सही आंसर दे पाते हैं। पूछा है कि इसमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो ऑप्शन ए देखिए भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 69 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण क्या है। अर्थात कि एक दर्पण हम रखे हैं, एक वस्तु को किसी भी दूरी पे हम लोग इसको कहीं पे भी लेकर जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बन रहा है, तो कौन सा दर्पण है। हो सकता है ये क्रिया किसमें हो सकता है, केवल समतल दर्पण में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर ऑप्शन देखेंगे तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन के अनुसार हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस, देखिए अभिसारी लेंस अपसारी लेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, वहीं से खूब प्रश्न आते हैं। पूछा कि किसे अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 73 नंबर प्रश्न का सभी स्टूडेंट का सही सही आंसर आना चाहिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभय लिंगी है। देखते हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर दे पा रहे हैं। पूछ रहा है कि कौन इसमें उभय लिंगी है, तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए केचुआ इसका राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल आपका चला आंसर सही है, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार चल रहा है। ऑप्शन ए केचुआ इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, किसी का आंसर गलत नहीं आना। टाइप के प्रश्नों का आंसर किसी हाल में गलत नहीं कमेंट करना है। पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चुना था, तो मेंडल ने सबसे पहले मटर पे प्रयोग किया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। अवशेषी अंग का उदाहरण इसमें से कौन है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर है अपेंडिक्स, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 76 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए पर्यावरण खंड से प्रश्न है, और चिपको आंदोलन आप जानते हैं आपके पॉलिटी में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, आपके साइंस में भी पढ़ना है। तो पूछ रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वन संरक्षण मतलब कि वन को जंगल की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन एम का फॉर्मूला है। आवर्धन का फॉर्मूला कौन है इसमें बताइएगा, तो भी बटा में यू, क्योंकि सिर्फ लेंस पूछा है तो भी बटा में यू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 78 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में नेत्र का कौन रंगीन भाग होता है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक एक का आंसर दीजिए, इसलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं कि अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो इसे याद करते चलिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो रेटिना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न आपसे सर पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। देखिए फिर पूछ रहा है कि अधिक होता है, तो अभी आप लोग ऊपर पढ़े थे नीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। अर्थात कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो गैप हमको अनुभव होता है वो प्रकाश घटना के कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस तरह हम लोग आज के क्लास में साइंस के एक और मॉडल पेपर समझ लिए, 80 ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लिया। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। उसके साथ साथ इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी आपके परीक्षा उपयोगी क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ पे तमाम क्लासेज आपके लिए ऐसे ही उपलब्ध कराया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।